हेलो माय डियर स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स में प्रीवियस क्लास में जो है कि बात किए थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्रीवियस सेशन में जा कर के प्लेलिस्ट में उसको देख लें। ठीक है, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोग फटाफट जो है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। जिन लोगों ने जो भी नए हैं और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लोग रेगुलर हैं, वो लोग फटाफट जो है कि प्रीवियस वीडियोस नहीं देखिए तो आप लोग ज़रूर जा कर के देखिए। हमारे वर्दी बैच में आज जो हम लोग फिजिक्स में नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे आज जो है मोशन, गति के बारे में बात करेंगे। मोशन के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, गति क्या होता है। ठीक है, इससे किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। हालांकि इस टॉपिक से भी बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, कंसेप्ट से लेकर के न्यूमेरिकल तक क्वेश्चंस बनते हैं। इससे 2-3 क्वेश्चंस तो बड़े आराम से इस चैप्टर से बनने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग की मोशन, गति की बात करें तो गति हम किसको कहते हैं, हम किस चीज़ को, किस अवस्था को कहते हैं कि ये वस्तु या ये चीज़ हमारी जो है गति कर रही है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये क्या है, कोई बॉक्स है। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि ये बॉक्स जब यहाँ पे है, इसका मतलब ये बॉक्स अगर मूव नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि भाई रेस्ट में है ना। अगर ये मूवमेंट इसमें कोई नहीं है, नो मूवमेंट, जब कोई मूवमेंट ही नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि भाई ये हमारा क्या है कि मूवमेंट नहीं है, मतलब ये हमारा किस पे है, रेस्ट पे है, विराम पे है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मतलब हम क्या, किसको, मतलब अगर हम ये चीज़ कहें कि बॉक्स मूव नहीं कर रही है तो मतलब विराम पे है। तो अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करेंगे कि होता क्या है, क्या किस कंडीशन को कहते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ अपने पोजीशन को अगर वो बदलती नहीं है तो वो हमारे क्या कहलाता है कि भाई वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु हमारा किस में है, विराम में है, रेस्ट में है। वहीं अगर हम मोशन की बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट ठीक है, क्या करता है भाई, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time, मतलब समय के साथ अगर किसी वस्तु ने अपने पोजीशन, मतलब जो उसकी स्थिति है उसको अगर बदल लिया, इसका मतलब कि वो वस्तु किस में है भाई, गति कर रही है, मोशन में है। अगर कोई वस्तु अपने जो है कि अपने पोजीशन को, अपने स्थिति को बदलती नहीं है, जैसे है वैसी की वैसी वो पड़ी है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो वस्तु हमारी रेस्ट पे है, विराम पे है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोशन की। तो मोशन का सीधा सा मतलब क्या हो गया भाई कि अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। कैसे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ अपनी स्थिति को बदल लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा वो ऑब्जेक्ट किस में है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति बदल लेता है समय के अनुसार। ठीक है, तो हम उसको क्या कह देते हैं भाई कि वो ऑब्जेक्ट या वस्तु हमारी क्या है, मोशन में है, गति कर रही है ना। किसी समय के साथ उसने अपनी जगह, अपने प्लेस, अपनी स्थिति को चेंज कर लिया है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा मोशन। वो ऑब्जेक्ट किस में है हमारा, तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, गति कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ कि जिन आप लोग इन सबको नोट करने से ज़्यादा समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सबको आप लोगों को जो है इसकी PDF, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ सबकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। तो जब भी आप लोग सेशन, जब
लेक्चर ओवर होगा, आप लोग देख लेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के देखिए, आप लोगों को इसके PDF जो है कि मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हमने बात करी भाई, तो ऑब्जेक्ट, तो हमें मोशन की बात तो समझ में आ गई कि हम किस ऑब्जेक्ट को हम कब कहते हैं कि भाई रेस्ट पे है, और कब हम कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक एक डेफिनेशन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अभी डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हालांकि इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया है, तो जिन लोगों को भी पता है साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिए। सपोज करिए, अच्छा इससे पहले एक छोटा सा और कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए, इनिशियल पॉइंट का और फाइनल पॉइंट का। सपोज करिए कि एक यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, या एक कह लो एक पॉइंट ये है, ये एक पॉइंट आप लोगों का बी। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझिए। अब ये ए क्या है, ये एक तरीके की इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, ये क्या है हमारा फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। ठीक है, अब ये इनिशियल पॉइंट और जो है फाइनल पॉइंट का क्या मतलब है, सीधी सी बात ये है कि सपोज करिए कोई एक बंदा है, मान लीजिए राम है। ठीक है, राम यहाँ से चलना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से जा करके वो बी पॉइंट पे जा करके रुक जाता है। मतलब कि उसने शुरुआत कहाँ से करी, उसकी इनिशियल पॉइंट क्या है तो ए है, और जहाँ उसको पहुँचना था वो पहुँच गया, मतलब बी पॉइंट पे पहुँच गया। इसका मतलब कि उसका फाइनल या फिर कह लो कि अंतिम बिंदु क्या है तो भाई बी है। तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है द कंसेप्ट। और इनिशियल पॉइंट जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, स्मॉल यू से, और जो फाइनल पॉइंट होता है इसको हम करते हैं भी से डिनोट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ जाइए कि मतलब इनिशियल पॉइंट या प्रारंभिक बिंदु की मैं बात करूंगी तो मतलब मैं बात करूंगी कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी जो है कि पर्सन, जैसे कि राम जहाँ से अपनी जर्नी को, जहाँ से गति स्टार्ट करते हैं, अपनी मोशन को स्टार्ट करते हैं, वो हमारा इनिशियल पॉइंट या फिर कह लो प्रारंभिक बिंदु हो जाता है। और जिस पॉइंट पर वो लोग पहुँच जाते हैं, मतलब जहाँ से गति रुक जाती है, फाइनल डेस्टिनेशन होता है पहुँचने के बाद, उसको हम फाइनल बिंदु या फिर कह लो कि अंतिम बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए जब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो सबसे पहले मुझे फटाफट आप लोग ये बता दीजिए कि हमारा जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो हमारे डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फटाफट मुझे बताइए कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए देखिए जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या कहा था कि हमें मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, इसके बाद क्या है, अगर इस डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये हो गया भाई कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस को ज़रूरत की डायरेक्शन, दूरी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, विस्थापन की बात कर रहे होते हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, मतलब कि सदिश राशि। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, हमारा सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, सदिश राशि हो जाता है, और ये हमारा अदिश राशि हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ पहला डिफरेंस पता करिए, मतलब समझिए। ठीक है, हालांकि ये
प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में थोरली डिस्कशन किया है। ये रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया भाई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, और यहाँ पे जब स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन नहीं होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ध्यान रखिए, सपोज करिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि कोई पर्सन है, मान लीजिए राम श्याम, कुछ किसी को भी समझिए, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है। इन दोनों के डिस्टेंस सपोज कर लिए कि यहाँ पे 10 मीटर है। कितना डिस्टेंस है भाई, 10 मीटर है, ठीक है। मतलब दूरी इन दोनों के बीच के कितना है, 10 मीटर है। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि कोई बंदा है, मान लीजिए राम है, ये क्या किया कि ए पॉइंट से बी तक गया और बी से फिर ए पे आया। ध्यान रखिए क्या है भाई, ए से बी पे गया और बी से अगेन ए पे आया। इस कंडीशन की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस में अगर आपसे बोलूँगी कि टोटल डिस्टेंस बताइए, टोटल डिस्टेंस बताइए, पूरी कुल दूरी बताइए, कुल दूरी, तो आप क्या कहेंगे कि जब हम कुल दूरी की बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझो भाई, क्या ए से बी तक गया, ठीक है, या फिर इसको यहाँ से आगे बढ़ा करके सी भी कर सकते हो आप लोग, है ना। लेकिन चलिए छोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए ए से बी में यहाँ पे क्या हुआ कि ए से बी तक जब गया तो 10 मीटर, फिर बी से आया कहाँ पे, ए पे, तो 10 मीटर और चला, मतलब टोटल कितना चला, 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूंगी कुल दूरी की, तो आप कहेंगे कि 20 मीटर। कैसे, ए से बी गया 10 मीटर, फिर बी से ए आया। हम यही कंडीशन तो पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से हम यही कंडीशन तो पढ़ रहे हैं कि ए से बी, बी से ए, मतलब ए से बी गया 10 मीटर, बी से फिर अगेन ए पे आया, मतलब 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 मीटर की दूरी तय की। अगर मैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगी, डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, अगर मैं विस्थापन की बात करूँगी तो कितना हो जाएगा, 0 मीटर, ठीक है, 0 मीटर। मतलब ये हो गया भाई कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे होते हैं, विस्थापन की बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम जिस पॉइंट से चले हैं, अगर उसी पॉइंट पे हम उसी डायरेक्शन में, देखिए ध्यान रखिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगेन देखिए, डिस्टेंस में तो हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई डायरेक्शन की बात करते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन जो डिस्टेंस में होती है, जो दूरी है, यहाँ पे डायरेक्शन आपकी कोई हो सकती है, दिशा हो चाहे नहीं हो, दिशा की बात तो हम करते ही नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में तो हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जब विस्थापन की बात करने लगती हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम विस्थापन कब 0 कह रहे हैं, जब हम ए से बी में गए और बी से ए, मतलब हम सेम डायरेक्शन में, डिस्टेंस क्या होता कि उसकी डायरेक्शन भी अलग हो सकती थी, तब भी वो 20 मीटर का ही डिस्टेंस टोटल जो है कि अपना इसको कवर करता, ठीक है। जैसे अगर सपोज कर लीजिए कि भाई राम गया, ए से बी तक गया, ठीक, यहाँ पहुँचा, इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से ये घूमते 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 फिर ए पॉइंट पे पहुँचा। एक तो ये कंडीशन हो सकती है ना, कि मतलब ये सीधा ना करके इस तरीके से घूमते फिरते राम फिर ए पॉइंट पे पहुँचा। तब आपने कहा कि चाहे जो भी हो, ए से बी तक गया, चाहे किसी भी रास्ते से आया, लेकिन उसका डिस्टेंस जितना था वो 10 मीटर वो भी था, तो मतलब 20 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी, विस्थापन की बात करूंगी, तो सीधी सी बात यह है कि विस्थापन में हम डायरेक्शन की बात करते हैं। मतलब अगर वो ए से बी पे गया और बी से फिर वापस ए पे आया, उसकी डायरेक्शन वही है, सेम है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो मतलब कि 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस हम तब बात करते हैं, मतलब जितना समय दिया गया है उसमें उसने कितना दूरी तय किया है, ठीक है, दिए गए समय में तय की गई दूरी, ठीक है, दिए गए समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है ना।
लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगी तो ये एक तरीके का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। कैसा डिस्टेंस होता है भाई? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी। ठीक है, मतलब शॉर्टकट जिसको कहते हैं ना, मतलब सबसे छोटी दूरी जो तय करी है वही हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। आई बात समझ में? तो आई होप आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस क्या है, कहाँ पे, वो बात समझ में आ गई होगी। और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम डिफरेंस बात करते हैं किसकी? स्पीड और वेलोसिटी की। चलिए, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे। चलिए, स्पीड और वेलोसिटी की जब हम बात करेंगे तो आप मुझे फटाफट बताइए कि स्पीड और वेलोसिटी में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सा जो है कि आपका अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है। चलिए भाई फटाफट बताइए। जो डिस्टेंस, जो स्पीड है और वेलोसिटी, तो किसके बारे में बात करेंगे अब हम लोग? स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल एंड वेग। ठीक है, चाल एंड वेग के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग की बात करते हैं। देखिए, जो हमारी स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड का पहले फॉर्मूला लिखिए। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कुल तय की गई दूरी अपॉन समय। वहीं अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगी, वेलोसिटी की बात करूं, वेग की बात करूं, तो वेग क्या हो जाता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, विस्थापन अपॉन समय। चलिए भाई मैम, फॉर्मूला तो सेम लगभग दिख रहा है ना, लेकिन अगर ये बात जिसने कही मतलब वो महामूर्ख है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा भाई कि जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, अभी तो बात करी हमने। तो कैसे ये दोनों सेम हो सकते हैं? हाँ, डायमेंशन दोनों का सेम है। हम लोगों ने जब डायमेंशन, लास्ट लेक्चर में जब डायमेंशन के बारे में बात करी थी, तो एसआई यूनिट और डायमेंशन ये दोनों इनके सेम ही बनते हैं, लेकिन डिफरेंस भी तो है, तो हम डिफरेंस ही तो अब पढ़ रहे हैं। ठीक, तो पहली बात तो एक चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारी स्पीड होती है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि। ठीक है, वही बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है भाई? हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक है, बात समझ में आ गई। पहला डिफरेंस स्पीड। अब एक चीज़ और ध्यान रखो, देखो रटना नहीं है, फिर मैं आप लोगों को लिंक दे रही हूँ कि लर्न कैसे करना है। फिर अगर स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है मतलब डिस्टेंस भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। चाहे ये याद कर लो चाहे ये याद कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगेन वेलोसिटी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वह सदिश राशि है। डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। चाहे इसको याद करो चाहे इसको याद करो, क्वेश्चन सही करने से मतलब है, नंबर लेने से मतलब है। याद चाहे जैसे करो। चलो भाई, अब यहाँ पे एक चीज़ और आप बात करिए कि ये तो इसका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है? क्या आप लोग ये बता पाएंगे? अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा भी हाई करने की कोशिश करी एग्जामिनर ने, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं स्पीड की। अच्छा एक बात बताइए, जब हम चाल की बात करते हैं, आपने कभी भी ये चीज़ सुनी है कि स्पीड किसी की नेगेटिव होती है या जीरो होती है?
अगर मैं किसी को कहूँ तो मैं कहूँगी कि वो 20 किलोमीटर, ये हम कह रहे हैं कि वो 1 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल, मतलब उसकी कुछ न कुछ अपनी स्पीड होगी, कुछ न कुछ उसकी चाल होगी। तो चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। चाल ना तो कभी जीरो हो सकती है, ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। तो इसकी वैल्यू, क्योंकि कभी आप ये कहते हो क्या कि -40 किलो पर आवर, ये कोई होता है कभी ऐसा आपने सुना है? बिल्कुल नहीं सुना है। देखिए इतना जनरली एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें रटने नहीं, समझ में आए कि बात क्या कर रही हूँ मैं। चलिए स्पीड की बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा कि भाई स्पीड कभी किसी की जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जब कोई चीज़ जीरो का मतलब हो गया कि वो वस्तु जिसकी बात कर रहे हैं वो रेस्ट पे हो गया, विराम पे, और जब वो विराम पे है तो मतलब उसमें स्पीड तो होगी ही नहीं, उसकी चाल तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पीड होता है नेवर कैन बी जीरो, ठीक। जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। इसकी वैल्यू ना तो जीरो ना नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि स्पीड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव, ऑलवेज, ठीक है। हमेशा क्या होता है भाई? तो हमेशा हमारी जो स्पीड होती है वो पॉजिटिव होती है। स्पीड की वैल्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है। बात क्लियर हो गई? तो स्पीड की वैल्यू कभी भी हमारी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकती है। रटना नहीं है, समझ लीजिए। क्या हम कभी स्पीड कहते हैं कि -20 पर किलो आवर या फिर -40 नहीं बोलते, हमेशा कहेंगे 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं जीरो की तो भाई चाल कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। अगर किसी का चाल है, स्पीड है, इसका मतलब है कि वो रेस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट ध्यान रखिए, क्या? डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में क्या? अगेन सेम चीज़ भाई, जब स्पीड ही हमारी जब स्केलर क्वांटिटी है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो जब इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो डिस्टेंस पे ही तो डिपेंड कर रही है आपकी चाल, है ना। तो क्या होगा? इसकी भी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ा, क्वेश्चन शायद यहाँ से अब बन जाए, ठीक। तो क्या कहेंगे आप कि डिस्टेंस की वैल्यू कभी ना तो जीरो हो सकती है ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है। डिस्टेंस जो दूरी होती है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। वैसे ही सेम स्पीड की बात कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम वेलोसिटी, वेग पे बात करते हैं। वेग की बात करते हैं तो हमारी जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है। क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जबकि हम चाल की बात कर रहे थे तो वहाँ डायरेक्शन नहीं था, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड था, ठीक है। यहाँ पे हमने वेग की बात करी, वेलोसिटी की बात करी, तो जो वेग होता है हमारी जो वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई भाई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो गया? डायरेक्शन की भी ज़रूरत हमको पड़ती है। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं इसकी वैल्यू के बारे में कि क्या इसकी वैल्यू कैसी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और, ठीक है, जीरो के बारे में। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना भाई कि जो वेलोसिटी होता है ये नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा, ठीक। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा एंड जीरो भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन आप लोगों का कैसे बन जाएगा कि क्या हमारा जो वेलोसिटी है कैन बी जीरो और नॉट, ठीक है। या फिर क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है कि आप लोगों को दे देगा कि कैन बी जीरो और उसमें ऑप्शन दे देगा आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप कहेंगे कि भाई स्पीड तो जीरो होती ही नहीं है, हाँ वेलोसिटी हमारी जीरो हो सकती है। अगर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब हमारा वेग हमारे विस्थापन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी की वैल्यू हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी, पॉजिटिव भी हो सकती है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है। आगे बात समझ में? ये सारी कहानी थी किसकी भाई? डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी,
चाल और वेग के बारे में हम लोगों ने बात कर दी। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके डायमेंशन वगैरह प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर के वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, तो बात करते हैं न्यूटन्स के लॉज की, जहाँ से कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे भाई, न्यूटन की। हमें पता है न्यूटन ने कितने लॉज दिए हैं, 3 लॉज दिए हैं। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन के पहले लॉ से, कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है। आप लोग क्या जानते हैं न्यूटन के पहले लॉ के बारे में, कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ टू द पॉइंट, ये आप लोगों का सारी चीज़ें सिलेबस में जो है, ठीक है, उससे ही रिलेटेड बता रही हूँ। सेलेक्टेड टॉपिक है, सेलेक्टेड सिलेबस है आप लोगों का, यहीं से क्वेश्चन रिपीटेटिवली बनता है। और अगर आप लोगों ने पूरे लेक्चर्स प्रॉपरली कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का वर्दी में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि वर्दी बैच आपका बिल्कुल यूपीपी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, चलिए हमने बात करी न्यूटन्स लॉज की। न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के नियम, गति के नियम। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। चलिए एक पहली बात ध्यान रखिए, न्यूटन ने किसका नियम दिया है भाई, तो गति का, मोशन का नियम दिया है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑफ मोशन। ठीक, न्यूटन के गति के नियम, इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए, न्यूटन के गति का नियम। ठीक है, चलिए कितने लॉज दिए हैं भाई, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा कि आपसे कोई ये पूछे कि न्यूटन्स के गति के कितने नियम हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं न्यूटन्स लॉज की। तो जो न्यूटन्स का लॉ है वो कितने हैं भाई, तो ये 3 है। कितने हैं, 3। ठीक, पहले नियम के बारे में बात करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पहला नियम। चलिए भाई बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो न्यूटन के गति के नियम में अगर हम पहले लॉ की बात करें तो आप बताइए कि न्यूटन के गति का पहला लॉ क्या कहता है। देखिए, जो न्यूटन के गति का पहला लॉ है, हमेशा याद रखिए कि न्यूटन के गति के जब पहले लॉ की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करिए जब भी कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है अगर वो रेस्ट पे है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेस्ट पे रहने की ही कोशिश करता है। ठीक है, वो हिलना नहीं चाहता है। और वाइस वर्सा, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका क्या है भाई, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट गति ही करता रहेगा। कब तक, क्या हमेशा, जी हाँ, तब तक जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दें। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे सपोज करिए आपका एक बॉक्स है। ठीक, अब ये बॉक्स क्या होगा भाई, ये बॉक्स आपका रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, क्या है, अभी तो मान लीजिए ये रेस्ट पे है ना, विराम पोजीशन में है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ये बॉक्स अपना क्या है, विराम पे है, रेस्ट पे है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, चलना शुरू कर देगा खुद से, नहीं, ये ऑब्जेक्ट विराम में ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, हिलना तो ये जानता ही नहीं है। कब तक, जब तक कि हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करें। और जैसे ही हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सपोज करो भाई कोई फोर्स है हमारा, इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स जो है 10 न्यूटन का लगा दिया, और जैसे ही हम फोर्स अप्लाई कर देंगे बॉक्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के दूसरी जगह पे चला जाएगा। मतलब बॉक्स एक जगह से दूसरी जगह हिल जाएगा। ठीक है,
मतलब हम ये कह सकते हैं ना भाई कि जो हमारा फोर्स होता है, जब तक हम किसी वस्तु पे बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु कोशिश करती है अपनी स्थिति में बने रहने की। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे वो वस्तु अपनी गति ही करती रहेगी, मतलब मोशन में ही रहेगी। ठीक है, तो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ट्राइज टू कीप एट रेस्ट। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ट्राइज टू इट इन मोशन। ठीक है, मतलब वो गति ही करते रहना चाहती है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया भाई कि जब हम पहले लॉ की बात करते हैं, न्यूटन के पहले लॉ की, तो हम क्या कहते हैं कि जो न्यूटन की गति का पहला नियम है, सीधी सी बात है भाई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी उस। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करेगी। कब तक मूवमेंट नहीं करेगी? तब तक जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। सेम विद द मोशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी गति कर रही है, मोशन में रहेगी अनटिल अनलेस हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मतलब जब तक कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक उस जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो भी अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन में रहेगा, रेस्ट है तो रेस्ट पे रहेगा। यही कहते हैं कौन भाई? न्यूटन के फर्स्ट लॉ। ठीक है, रेस्ट आप लोगों को इसकी सारी PDF हिंदी और इंग्लिश सब आपको PDF में मिल जाएगा। मतलब जो इसका डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन होती है थॉरली आप लोगों को PDF में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। तो हमने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट जब अपना जो है कि मोशन में है तो मोशन में ही रहने का कोशिश करता है, रेस्ट पे है रेस्ट पे ही रहने का कोशिश करता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारा न्यूटन्स लॉ होता है फर्स्ट लॉ, उसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट आंसर करिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो वर्ड मैं लिखने जा रही हूँ, इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया, जड़त्व। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा ये इनर्शिया है, जड़त्व है, तो न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ होता है उसको हम इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, जड़त्व भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो एक चीज़ ध्यान रखना कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम या फिर कह लो इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इनर्शिया से क्वेश्चन एक बार हर एग्जाम में कुछ न कुछ इससे रिलेटेड तो आता ही है, चाहे उसकी डेफिनेशन के बेसिक्स आ जाएं या फिर उसके जो है कि एप्लीकेशंस आ जाएं। हम लोग आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, चलिए हमने क्या कहा भाई कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जानते हैं? तो हम किस नाम से जानते हैं? इनर्शिया के नाम से जानते हैं। चलिए बात कर रहे हैं इनर्शिया की। तो इनर्शिया अब ये क्या टर्म है? तो हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन्स का, वो क्या कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो मोशन करता रहेगा, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। कब तक? जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही ना अप्लाई करें। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो अपनी जो भी पोजीशन है उसको बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ इनर्शिया भी डिफाइन करती है। इनर्शिया क्या कहती है कि इनर्शिया का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस भी पोजीशन में है वो उसी में अपने आप को रोके रहने की कोशिश करती है। ठीक है, वो उसकी ये टेंडेंसी कि मतलब अगर वो मूव कर रही है तो मोशन में रहे, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहे। तो अगर हम इनर्शिया की बात करेंगे कि इनर्शिया का हमारा जो डेफिनेशन है क्या है, तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स जो है कि स्टेट। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट है ना। मतलब कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट है ना, चाहे मोशन में है तो मोशन, रेस्ट पे है तो रेस्ट, उसको क्या करती है? उसको कोशिश करती है कि मेंटेन करके रखे। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? इनर्शिया, जड़त्व कहलाता है। और ये जड़त्व का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को और किस नाम से जानते हैं?
या फिर क्वेश्चन उसके उल्टा बन सकता है कि जड़त्व का नियम जो है कि किस लॉ से जुड़ा है, तो आप कहेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से जुड़ा है हमारा इनर्शिया या जड़त्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बात करते हैं। हाँ, तो प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति के परिवर्तन को रोकती है। हिंदी वाले भी लिख लो भाई कि प्रत्येक वस्तु क्या करती है भाई, अपनी स्थिति में परिवर्तन, अपनी स्थिति में परिवर्तन को रोकती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, कि मतलब जो इनर्शिया होता है उसकी क्या टेंडेंसी होती है भाई, कि कोशिश करता है कि भाई ऑब्जेक्ट जिस भी अपने पोजीशन में है उस स्टेट में रहे, मोशन में है तो मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में। और यही तो हम लोग थर्ड लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, यही तो डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनर्शिया क्या हो गया कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट। ठीक है, रेस्ट में है तो रेस्ट, मोशन में है तो मोशन। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारा जो जड़त्व होता है, जो इनर्शिया होती है, वो डिपेंड किस पे करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा जो इनर्शिया होता है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, द्रव्यमान। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमारे द्रव्यमान के। ठीक है, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हमारा मास बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, तो इनर्शिया भी बढ़ती है। कैसे, ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है। बॉक्स क्या है भाई, हैवी है, बड़ा है ना, लार्ज ब्रिक है कोई। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये बॉक्स हमारा किस पे है, रेस्ट पे है। इस बॉक्स को मुझे क्या करना है, हिलाना है, मोशन में ले जाना है। ध्यान से समझिए, कंसेप्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है वो चीज़ समझिए। क्या है भाई, ये हमारा ये हमारा ब्रिक है, इसको हम क्या कर रहे हैं भाई, इसको रेस्ट पे है, इसको मोशन में लाना है। मोशन में लाने का मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा कि इनर्शिया का जो मीनिंग है वो क्या है कि अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो जब ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉक्स अपने आप ही हिलेगा। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर एक लार्ज बॉक्स है और एक यहाँ पे स्मॉल बॉक्स ले लीजिए, छोटा बॉक्स, क्या ले लीजिए, स्मॉल बॉक्स, छोटा बॉक्स ले लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो आप ये सोचिए, बड़ा बॉक्स है मतलब इसका मास भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, मास भी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि बॉक्स बड़ा है तो उसका मास ज़्यादा होगा। और जब मास ज़्यादा है तो आप खुद सोचिए कि उसको हिलाने के लिए ज़्यादा इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी, जड़त्व जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगेगा, तभी तो ये यहाँ से बॉक्स मूव करेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इनर्शिया हमारा किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मास, द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अगर हमारा भाई इनर्शिया बढ़ रहा है, ठीक है, जड़त्व बढ़ेगा, तो अगर मास ज़्यादा है तो, या फिर ये कह लो कि मास ज़्यादा है मतलब इनर्शिया ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे इनर्शिया कम लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका मास भी कम है, इसका द्रव्यमान भी कम है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इनर्शिया क्या हो गई, इनर्शिया की सारी कहानी समझ में आ गई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो क्वेश्चन जैसा मैंने बताया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को दूसरे नाम से किससे जानते हैं भाई, इनर्शिया से। इनर्शिया क्या क्या हो गई, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपनी टेंडेंसी जो अपने स्टेट को मेंटेन करके रखे, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। नेक्स्ट, इनर्शिया किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसे है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अब इसके बाद 3 इसकी स्टेट होती हैं। ठीक है, 3 इसकी स्टेट होती हैं। तो आइए बात करते हैं इसके स्टेट के बारे में कि जो इनर्शिया है कौन कौन सी टाइप ही कह लो उसको। ठीक है, अगर सपोज करो जैसे कि जब हम बात करते हैं कि कोई
ब्लैंकेट होता है, गंदा सा जब ब्लैंकेट होता है उससे अगर धूल निकालनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं, पिटना शुरू करते हैं, है ना, या झाड़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा क्या प्रोसेस होता है, क्यों ऐसा होता है कि जब हम ब्लैंकेट को जो है झाड़ना शुरू करते हैं तो मिट्टी उससे बाहर आ जाती है ना। देखिए भाई, फिजिक्स हमारे लाइफ टू डे लाइफ से ही बनी हुई है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है जब हमारा धूल धक्कड़ से लगे होते हैं ब्लैंकेट, जब हम उसको हिलाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि धूल बाहर निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, फटाफट बताइए। चलिए, बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, जो है कि इनर्शिया की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार। ठीक है, चलिए, जड़त्व के प्रकार में 3 होते हैं। पहले हम बात करेंगे किसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। किसकी बात करेंगे, या फिर ये कह लो पहले हम लोग बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। मतलब विराम के, जड़त्व के विराम का नियम, ठीक है। विराम का जड़त्व या उसका नियम। चलिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम किसकी बात करते हैं, देखिए इनर्शिया समझ लिया। अब इसमें एग्जाम्पल की बात हम तब करते हैं, जैसे सपोज करिए आपने एक ब्लैंकेट है, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, ठीक है। ब्लैंकेट में क्या होता है कि जो धूल मिट्टी होते हैं, कंकड़ से जो होते हैं, वो आपके ब्लैंकेट में चिपके होते हैं, राइट। अब होता क्या है कि जब आप झाड़ना स्टार्ट करते हैं, उसको हिलाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा, हमने कहा कि भाई जो धूल मिट्टी होती है ना, वो क्या ट्राई करती है कि वो रेस्ट में ही रहे, ठीक है। जो धूल मिट्टी होती है उसमें वो क्या कोशिश करती है भाई कि वो रेस्ट में ही रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो धूल मिट्टी है वो हमारे ब्लैंकेट से बाहर चली जाती है। क्यों, क्योंकि वो धूल मिट्टी, वो कंकड़ पत्ते, मतलब वो क्या होता है कि रेस्ट में ही रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि एप्लीकेशन क्या है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ब्लैंकेट से या फिर कह लो कंबल से धूल कंकड़ का निकलना, ठीक। ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, पेड़ से टहनी का टूटना, या फिर कह लो कि पेड़ से किसी भी चीज़ का गिर जाना। मतलब जैसे मान लीजिए अभी तो आम का भी सीजन चल रहा है ना, तो क्या करते हैं कि हम लोग जब जाते हैं किसी पेड़ को बहुत तेज़ से हिलाते हैं, तो उस पर जो भी फल लगे रहते हैं आप देखेंगे कि वो गिर जाते हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है, जब पेड़ की टहनियों को हम हिलाते हैं तो उस पर लगा हुआ फल क्यों गिर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर वही बात है भाई कि जब पेड़ को आप मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो उस पर फल है, मान लीजिए आम का पेड़ है, आम को आपने हिलाना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या होता है कि जो आम है वो क्या करता है, ट्राई करता है कि वो रेस्ट पे ही रहे, ठीक है। लेकिन आपने तो पेड़ को हिलाना स्टार्ट कर दिया, तो इस में क्या होता है कि जो आपका फल है वो टूट जाता है ना। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। क्योंकि इनर्शिया का तो मतलब ही है कि वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करेगा, है ना, वो अपनी पोजीशन को चेंज करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये दो बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। हालांकि एप्लीकेशन के क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं, तो अगर आपको बेसिक क्लियर होगा, चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही होंगी, तो क्वेश्चन तो कैसा भी आए आप लोग अपना दिमाग लगा करके उसको भाई सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन की। किसकी बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। मतलब गति का जड़त्व। चलो इसमें किसकी बात करते हैं, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब आप कहीं पे चल रहे होते हो, है ना, साइकिल से, ठीक,
और क्या देखते हो कि जब बहुत देर तक आपने साइकिल चलाई, साइकिल चलाते चलाते जब आप पैडल को मारते मारते कुछ देर तक जाने के बाद क्या होता है कि आप पैडल छोड़ देते हो और इसके बावजूद भी आपकी साइकिल चलती रहती है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? ठीक है, जब भी आप देखेंगे कि जब आप साइकिल चलाते 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 देखेंगे कहीं अगर ढलान भी पड़ रहा है, वहाँ पे आप अगर आप पैडल नहीं भी मारते हैं तो आपकी साइकिल चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है कुछ देर तक। ठीक है, कुछ देर तक क्या होता है कि आपकी साइकिल बिना पैडल चलाए भी चल रही होती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का लॉ है। ठीक है, फिजिक्स इस पे वर्क करता है। भाई क्या होता है कि जब भी कभी हम साइकिल को देखते हैं कि बिना पैडल मारे भी साइकिल हमारा चल रहा है, इसका मतलब है क्या होता है कि जब आप साइकिल बहुत देर से चला रहे होते तो आपकी साइकिल क्या होती है भाई कि वो मोशन में होती है, गति में होती है। तो जब आप उसको नहीं मतलब पैडल नहीं भी लगाते हैं तब भी आपकी बाइसाइकिल क्या करेगी, थोड़ी दूर तक वैसे ही चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और यही तो इनर्शिया कहता है, यही तो जड़त्व का नियम है भाई कि जो भी उसका स्टेट है, जो भी आप उसका मतलब जिस भी स्टेट में वो रहती है रहने की कोशिश करती है। तो जब आप पैडल मारना छोड़ भी देते हैं तब भी आपकी साइकिल चलती रहती है कुछ दूर तक। क्यों? क्योंकि जड़त्व की वजह से, इनर्शिया की वजह से वो अपनी टेंडेंसी क्या मेंटेन करता है कि मैं मोशन में ही रहूं। लेकिन आपने तो पैडल रोक दी है तो कुछ देर बाद उसमें फोर्स लगना बंद हो जाता है ना। और हमने क्या कहा कि जब हम फोर्स लगाते हैं तभी तो किसी चीज़ में चेंज आता है। ठीक है, तो इसीलिए तो जब भी आप साइकिल पे पैडल नहीं चलाते हैं उसके बावजूद भी साइकिल का चलना हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आता है एक और आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से कि एक चीज़ बताइए कि जब हम लोग जब बस में बैठते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बस चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है बट सडनली आगे मान लीजिए कि किसी भी वजह से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, और जब ब्रेक लगाया तो आप ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि आप लोगों को एक झटका लगता है, एक टाइप का जर्क लगता है। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप लोग मोशन में होते हैं मतलब जब बस चल रही होती है तब ब्रेक लगता है, तब जो जर्क लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है? बैकवर्ड या फिर जो है कि आगे की तरफ आप लोगों को लगता है ना। चलिए बताइए कि जब हम बस में चल रहे होते हैं अचानक ब्रेक लगने पे हमें जो जर्क लगता है, जो झटके लगते हैं वो किधर लगता है? हम लोग पीछे की तरफ जाते हैं या आगे की तरफ? सेम क्वेश्चन, अगर आपका बस विराम रेस्ट में है और अचानक आके ड्राइवर आता है और बस चालू करता है तब भी आपको झटके लगते हैं, आपने ये चीज़ फील करी होगी। तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस टाइप का झटका लगता है, आगे की तरफ या फिर हम लोग जो है कि बैकवर्ड में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमारा जो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, तो इसमें पहला है बिना पैडल चलाए साइकिल का चलना। ठीक है, साइकिल का चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या है? व्हेन मूविंग अ बस, ठीक है लिखिए, व्हेन मूविंग अ बस। ठीक है, क्या होता है जब बस क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। ठीक है, व्हेन अ मूविंग अ बस स्टॉप सडनली, स्टॉप सडनली। ठीक है, मतलब चलते चलते अचानक ब्रेक लगा, स्टॉप सडनली। ठीक है, स्टॉप सडनली, देन वी गेट जर्क। चलिए फटाफट बताइए भाई कि अगर आपका जो है बस मूव कर रहा है ना, बस चल रही है बट अचानक सडनली ब्रेक लगा तो आपको जो झटके लगेंगे मतलब जो जर्क लगेगा वो किधर को लगेगा? पीछे की तरफ आप झुक जाएंगे या फिर आगे की तरफ?
इमेजिन कीजिए बस में सब लोगों ने ट्रैवल किया होगा, ज़्यादातर लोगों में, तो आप मुझे बताइए कि कैसा फील हुआ। और अगर नहीं है आप लोगों को इसका आइडिया, तो अगली बार जब आप लोग बस में जाएंगे तो इसको ज़रूर नोटिस कीजिएगा कि फिजिक्स देखिए कहाँ कहाँ पे काम करती है। चलिए बात करते हैं कि क्या होता है कि जब हम बस में, जब बस हमारी चल रही होती है और सडनली जब रुकती है तो हमें फॉरवर्ड जर्क लगता है, मतलब आगे की तरफ। कैसा लगता है? फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन आता है भाई, आगे की तरफ। ठीक, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ देगा, या तो ये इनर्शिया से रिलेटेड दे देगा कि जो ये प्रोसेस है, ये जो फिनोमिनन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है, या तो ये होगा क्वेश्चन। या तो क्वेश्चन ये हो गया कि मान लीजिए अगर बस हमारी जो है कि चल रही है और सडनली स्टॉप हो जाती है तो हमें फॉरवर्ड जर्क लगता है, मतलब आगे की तरफ लगता है। हम मतलब बस जैसे ही वहाँ पे ब्रेक लगेगा तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, सेम अगर इसकी उल्टी बात करें उल्टा बात करने का मतलब कि अगर हमारा बस क्या है भाई, रेस्ट पे है। ठीक है, जब हमारी बस क्या होती है, रेस्ट पे है, और सडनली क्या होता है कि रेस्ट पे होने के साथ मतलब बस को ड्राइवर ने चलाया, तब भी आप क्या देखेंगे कि आपको एक झटका लगता है। वो झटका कैसे लगेगा, आप पीछे की तरफ बैकवर्ड चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, व्हेन स्टेशनरी बस स्टार्ट्स, ठीक है, जब मतलब रेस्ट पे कोई बस रहेगी तो क्या हो जाएगा, व्हेन स्टेशनरी बस स्टार्ट मूविंग, ठीक है, तो हमें किस तरीके का जर्क लगेगा भाई, वी गेट बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। जर्क मतलब झटका महसूस होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ये दो कंडीशन इम्पॉर्टेंट है कि जब आपकी बस स्टॉप है, सडनली उसमें जो है कि क्या होगा, मोशन होगा, है ना, मतलब ब्रेक लगा, जैसे बस चल रही है अचानक से ब्रेक लगा तो आप देखेंगे कि आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड जर्क लगता है। और ये क्वेश्चन भी आता है इसी तरीके से डायरेक्ट। ठीक है, अगर बस क्या हो गई भाई, पीछे चल रही, मतलब खड़ी है, अचानक से ड्राइवर ने ऑन करी बस, और जब बस मूव करने की कोशिश करती है तो हम बैकवर्ड की तरफ जो है कि हमें झटके लगते हैं। ठीक है, ये किसके एग्जांपल्स हो गए, तो ये एग्जांपल हो गया आपका इनर्शिया ऑफ मोशन की। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये पहला और ये दूसरा टाइप हम लोगों ने दो पढ़ लिए। चलिए अगला बात करते हैं हम तीसरा टाइप की। तो तीसरा है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। किसका? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब दिशा का जड़त्व। ठीक, दिशा का जड़त्व का मतलब क्या है कि एक चीज आप लोग सोचिए कि जब कहीं सर्कुलर में कोई गाड़ी आपकी जो है कि जो आपका कोई भी मोशन कर रही होती है, कोई भी गाड़ी, तो आपने ये देखा होगा कि जब भी वो सर्कुलर में भी मोशन करता है तो वो गिरता नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर में मोशन करते करते कहीं पे टपक जाए, गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्यों? क्योंकि जड़त्व ऑफ डायरेक्शन की वजह से, मतलब इस तरीके से। या फिर ये कह लो कि जैसे मान लो कोई गाड़ी चल रही है, चलते चलते क्या होती है कि वो डायरेक्शन में सडनली चेंज कर ले। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो भी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, मतलब दिशा का जड़त्व होता है। जैसे किसी मान लो कि कोई गाड़ी है आपकी, है ना, इस तरीके से चलते चलते कहीं कॉर्नर से अचानक से टर्न ले लेती है ना, लेकिन वो गिरती नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम बात कर, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की, मतलब जो जड़त्व होता है डायरेक्शन का, दिशा का जड़त्व, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि अगेन वो क्या करेगी, अपना जो है कि रेस्ट पे, मोशन में है, तो इस तरीके से वो ट्राई करेगा कि वो मोशन में ही रहे, है ना। लेकिन आप क्या करेंगे कि फटाक से उसको टर्न करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम वहाँ पे बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, मतलब दिशा का जड़त्व। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए, किसी गाड़ी का कॉर्नर से मुड़ना, कॉर्नर से मुड़ना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, तो ये होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
ठीक है, मतलब किसी कॉर्नर से गाड़ी का मुड़ना क्या कहलाता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की। ठीक है, लेकिन आज हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ को पढ़ने से पहले हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आगे बात करेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं इसको भी समझेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग किसकी बात करते हैं, न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम पहले पढ़ रहे हैं, सेकेंड लॉ को हम बाद में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भूल गए हैं, ज़रूर याद है, लेकिन हम क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम कल नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि हमने इसको पहले क्यों पढ़ा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसकी न्यूटन्स थर्ड लॉ की। तो फटाफट मुझे बताइए कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है वो क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन के गति का तीसरा नियम। चलो भाई, बड़ा आसान सा है। न्यूटन्स की गति के तीसरे नियम की एक चीज़ ध्यान रखिए, जब हम न्यूटन्स की गति की बात करते हैं तो इसमें हम एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, क्रिया एंड प्रतिक्रिया, क्रिया एंड प्रतिक्रिया की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि हम क्या जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा क्या कहता है कि हमें क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट हमें सेम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होता है, अगेन एक तरीके का हमें फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ पे अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो हमें रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। बड़ा सादा सिंपल सा एग्जांपल है, किसी दोस्त को एक चांटा मार के देख लो, जितनी स्पीड से मारे होगे उतनी स्पीड से एक बैक चांटा जरूर मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो सपोज करिए कि हम लोग अर्थ पे चल रहे हैं तो हम लोग एक तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ना, एक तरीके का एक्शन करते हैं अर्थ पे, लेकिन अर्थ भी तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू एक रिएक्शन देती है। ठीक है, तभी तो हमारा मूवमेंट पॉसिबल है। चलिए एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिए, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन, ठीक है, मतलब कोई भी एक्शन होगा, एवरी एक्शन है, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, क्या होता है भाई, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट होता है, यहाँ पे ये चीज़ समझनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्वल होता है। क्या होता है भाई, तो जो ये एक्शन और रिएक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज बी इक्वल, मतलब बराबर लगेगा, और अपोजिट लगेगा। कैसा लगेगा, अपोजिट लगेगा, मतलब विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, कैसा लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, मतलब जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो हमेशा कैसा होगा, बराबर का होगा और उल्टा दिशा में, मतलब विपरीत दिशा में लगेगा। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो गया भाई, एक्शन और रिएक्शन होता है, हमने कहा हमेशा एक एक्शन और फिर प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम लोगों का फोर्स लगाना क्या हो गया, एक्शन हो गया, फिर अर्थ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देती है, वो एक तरीके का रिएक्शन हो गया या फिर प्रतिक्रिया हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके जो है कि एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जैसे आप लोगों से कि मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन स्काई, इसके एप्लीकेशंस एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, चलिए मूवमेंट ऑफ रॉकेट
इन द स्काई, इन द स्काई। अब बताइए कैसे समझेंगे कि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो देखो रॉकेट चलता कैसे है, उसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो गैसेस होती हैं वो एक तरीके का एक्शन करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? एक्शन करती हैं। तो चलिए लिखिए भाई कि जो रॉकेट जो हमारा स्काई में जाता है, तो यहाँ पे जो ये गैसेस होती हैं ना, गैस, वो एक तरीके का क्या करता है? एक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसके बाद रॉकेट ऊपर चला जाता है, ये क्या हो गया? तो ये प्रतिक्रिया हो गई, मतलब रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, ये क्या है भाई? रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो जब आपको रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का ये एप्लीकेशन है या नहीं है, ठीक है। चलिए अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं आप लोगों से कि जो है कि बर्ड, जब जो पंक्षी होते हैं, जो बर्ड होते हैं, जब वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, तो जो पंक्षियों के आसमान में उड़ना होता है, इसमें अब कौन सा लॉ है समझना है। तो देखिए जो हमारे बर्ड्स होती हैं पहले अपने पंखों को खोलती हैं, ठीक है, फिर ही तो उड़ना स्टार्ट करती हैं। तो उनके जो पंख होते हैं वो एक तरीके का क्या, जो खुले हुए उनके पंख हैं वो क्या करते हैं? एक तरीके का एक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट को समझना ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस तो बहुत अलग अलग टाइप के बन जाएंगे, हालांकि क्वेश्चन सेशन में मैं इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये था हम लोगों का न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एप्लीकेशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया मूवमेंट ऑफ स्काई, मूवमेंट ऑफ रॉकेट इन द स्काई, है ना, मतलब भाई आपका जो रॉकेट है वो स्काई में उड़ रहा है, तो ऐसा क्यों? तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ की। अब ये बात तो कैसे आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैडम ने बताया था भाई कि जो उसमें गैसेस होते हैं वो एक तरीके से एक्शन का काम करते हैं, और हमने बात क्या करी है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन पे ही काम करता है। एक्शन रिएक्शन कैसा होगा? इक्वल होगा और अपोजिट होगा, मतलब जितनी स्पीड से आप एक्शन लगाएंगे वैसा ही आपका रिएक्शन होता है, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो ये था मोशन, जो हमारा गति चैप्टर था, इसमें हम लोगों ने थोड़े से डिस्कशन करें, न्यूटन्स के इंपॉर्टेंट लॉ भी पढ़ा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, गति को ही, और बात करेंगे न्यूटन के सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, सेकेंड लॉ से, और ये भी बताएंगे कि हमने सेकेंड लॉ को बाद में क्यों बात करी, ठीक है, थर्ड लॉ क्यों पढ़ा, ठीक। और इसके बाद अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो भाई को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, सेशन को कंटिन्यू करेंगे हम गति चैप्टर से ही, ठीक है। तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। और एक चीज़ कि आप लोगों को पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से जो है कि पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, हालांकि नोट्स यहाँ से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तब तक रिविज़न करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।